हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिकम मेडिसिन को। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे जो ड्रग पिक्चर लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका कॉमन नेम होता है हैनीमन्स टिंक्चुरा एक्रिस साइने काली एंड इसको हम पोटेशियम हाइड्रेट भी कहते हैं। इसको डॉक्टर हैनीमन सर ने प्रूव करा था। एंड इसका माइज्म क्या रहता है, सोरा रहता है एंड साइकोसिस रहता है। तो इसमें हमें सोरा एंड साइकोसिस देखने को मिलता है। देन ये जो पर्सन होता है बहुत ज़्यादा चिली होता है, तो इसका थर्मल क्या होता है, चिली पर्सन, ठीक है, चिली पेशेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी डायथिसिस क्या होती है, रियूमेटिक डायथिसिस होती है। तो ये पर्सन में हमें रियूमेटिक डायथिसिस देखने को मिलती है। सो हमने इसका कॉमन नेम पढ़ा हैनीमन्स टिंक्चुरा एक्रिस साइने काली। इसका माइज्म सोरा एंड साइकोसिस होता है, डायथिसिस इसकी रियूमेटिक होती है एंड थर्मल इसका चिली पेशेंट होता है। नाउ इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अडेप्टेड टू पर्सन विद डार्क हेयर एंड रिजिड फाइबर, यानी ऐसे लोग जिनके हेयर्स कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, और रिजिड फाइबर यानी जो हट्टे कट्टे लोग होते हैं। वीकली एक तो इस तरीके का पर्सन हमें मिल सकता है। दूसरा हमें मिल सकता है वीकली सोरिक विद एक्सेसिव येलो सेलो कॉम्प्लेक्शन, यानी कि बहुत कमज़ोर सा, जिसमें आपको सोरा माइज्म देखने को मिल रहा है, बहुत कमज़ोर सा होगा और उसका जो कॉम्प्लेक्शन होगा कैसा होगा, येलोइश होगा, ठीक है, येलो कलर का, एक्सेसिवली येलो होगा। और जैसे कि वीक लोग नहीं होते हैं, बिल्कुल पीले से, जो पीले पड़ जाते हैं, इतने वीक होते हैं कि पीला उनका कॉम्प्लेक्शन होता है। सब्जेक्ट टू अफेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स, तो पर्सन में रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स की कंप्लेन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन विद डार्क हेयर, आइज़ डेलिकेट, सेंसिटिव, तो जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन कैसे होते हैं, डार्क हेयर होते हैं, उनके डार्क आइज़ होती हैं और डार्क हेयर होते हैं, डेलिकेट से होते हैं, एकदम सेंसिटिव होते हैं, और स्किन में उनके इंटरट्रिगो होने की टेंडेंसी रहती है डेंटिशन के टाइम पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन में कि स्किन प्रोन टू इंटरट्रिगो ड्यूरिंग डेंटिशन, और सेम सिम्टम हमें लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है। और कन्वर्जेंस विद इरप्शन ऑफ टीथ, यानी कि क्या हो रहा है कि कन्वर्जेंस आ रहे हैं और साथ जब इसके टीथ निकल रहे हैं तब इसको कन्वर्जेंस आ रहे हैं। पेशेंट इम्प्रूव्स फॉर अ टाइम एंड कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, यानी ऐसे केसेस में जहां हमें दिखता है कि पर्सन कुछ टाइम के लिए तो इम्प्रूव कर रहा है, बट उसके बाद क्या, कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें पेशेंट में देखने को नहीं मिल रहा, उसकी डिजीज़ वहीं पर रुक गई है। नाउ मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। मेंटल जनरल्स में एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सॉरो, यानी कि किसी को बहुत लंबे टाइम से कोई पर्सन दुख में बना हुआ है, ठीक है, उसको बहुत लंबे टाइम से कोई दुख है, ठीक है, जैसे कि किसी की अगर लव्ड वन की डेथ हो जाती है, उसके बाद से क्या है, पर्सन को दुख बना हुआ है, तब से लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ है, सॉरो है। फिर इसको लॉस ऑफ स्लीप की वजह से एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि नींद पूरी नहीं हो पा रही। नाइट वॉचिंग, रात में जागते रहने की वजह से पर्सन अगर बीमार पड़ रहा है। फ्रॉम सडन इमोशंस, अचानक से कोई इमोशंस आते हैं, जैसे कि फियर, फ्राइट, जॉय। अगर अचानक से किसी को एकदम डर लग जाए, अचानक से बहुत ज़्यादा भयंकर डर लग जाए, बहुत फियर से 1 डिग्री ऊपर फ्राइट होता है, तो किसी को बहुत ही ज़्यादा मन में एकदम से अचानक से डर बैठ जाए, कुछ ऐसा सीन देख लिया कि पर्सन के मन में डर बैठ गया है। या फिर सडन जॉय, कि एकदम से अचानक से कोई खुशखबरी मिल गई और जो पर्सन है वो बीमार पड़ गया उसके बाद। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर और वेक्सेशन, तो ये पर्सन गुस्से की वजह से भी बीमार पड़ता है, गुस्सा और चिड़चिड़ेपन की वजह से भी ये पर्सन बीमार पड़ता है। फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, और सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से भी बीमार पड़ता है। मेलनकली मूड, यानी मन बहुत उदास रहता है।
सैड रहता है, एकदम दुखी। होपलेस, कोई आशा ही नहीं है। होपलेस यानी पर्सन कहेगा मुझे तो कोई अब होप ही नहीं रही, मुझे तो अपनी बीमारी को लेके कोई होप ही नहीं रही कि मैं सही हो पाऊँगा। तो ये क्या है, होपलेस हो गया पर्सन। फ्रॉम केयर ग्रीफ सॉरो, यानी इतने ज़्यादा पूरे दिन भर में इतने ज़्यादा टेंशन लगा रहता है, इतना ज़्यादा केयर वरीज लगा रहता है, जिसकी वजह से पर्सन का मूड उदास रहता है। ग्रीफ की वजह से, जो इसका दुख बना हुआ है उसकी वजह से इसका मूड उदास रहता है। विद वीपिंग, और उदासीनता के साथ पर्सन क्या करता है, रोता है। द लीस्ट थिंग्स मेक्स द चाइल्ड क्राई, तो ऐसे बच्चे जो छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं, तो ये बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं। इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग्स ऑफ अदर, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है। ये कहेगा, अगर आपके पास क्लिनिक में आएगा कॉस्टिकम, तो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ना दूसरों की पीड़ा नहीं देखी जाती, दूसरे दर्द में होते हैं वो मुझे देखा नहीं जाता। तो डैट इज़ इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स। तो फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं, रॉनेस और सोरनेस ऑफ स्कैल्प। तो इसका जो स्कैल्प है, थ्रॉट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा, वजाइना, यूट्रस, ये कैसे रहते हैं, सोर रहते हैं। एट नाइट अनेबल टू गेट ईजी पोजिशन और लाई स्टिल अ मोमेंट, यानी कि ये पर्सन ना लेट ही नहीं पाता, इधर उधर करवटें बदलता रहेगा और एक जगह चैन से नहीं लेट पाता है। मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली बट मोशन डज नॉट रिलीव। अब देखो इसके सारे पार्ट्स रॉ हैं, सोर हैं, सारे पार्ट्स में तो दर्द हो रहा है, स्कैल्प, थ्रोट, रेस्पिरेटरी, रेक्टम, सब जगह इसको दर्द हो रहा है, तो ये सो भी नहीं पाता है ना। कोई बार बार करवटें बदलता रहता है, कोई एक पोजीशन में इसको चैन नहीं आता। अब ये इसको कॉन्स्टेंटली मूव करना पड़ता है, पर इसको मोशन से आराम नहीं मिलता है। नाउ फेंट लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि फेंट लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि जैसे बीपी लो में होता है, ठीक है, या फिर अगर शुगर लो हो रही होती है तब होता है कि बहुत ज़्यादा पर्सन वीक फील करने लगता है, कि जैसे चक्कर से आ गए हों, कोई शरीर में जान ही नहीं रही हो, वैसा पर्सन को लगता है। वीकनेस एंड ट्रैम्बलिंग, पर्सन बहुत वीक रहता है, बहुत ट्रैम्बल, मतलब इतना वीक रहता है कि उसका बॉडी ट्रैम्बल करता है वीकनेस की वजह से। Patient improves for a time, then comes from a standstill, as we have discussed. It affects the right side, तो कॉस्टिकम जो है वो आपकी राइट साइड रेमेडी है। ये वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है कि आपका कॉस्टिकम कौन सी साइड की रेमेडी है, तो इट इज़ द राइट साइड रेमेडी। कैन नॉट कवर टू वार्मली बट वार्म्स डज नॉट एग्रावेट, तो क्या होता है कि ये ज़्यादा वार्मली, अगर जैसे आपने इसको कंबल उड़ा दिया तो ये पर्सन वार्म, मतलब वार्म रैपिंग इसको बर्दाश्त नहीं है, पर वार्म इसे एग्रावेशन नहीं करती है, ठीक है। तो वार्म्थ से हमें एग्रावेशन देखने को नहीं मिलता है कॉस्टिकम में, हालांकि इसे ऐसे कवर अप करना वार्मली वो पसंद नहीं है। आइज ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, यानी कि अपर आईलिड्स जो हैं वो ड्रूप हो जाते हैं, लटक जाते हैं। कैन नॉट, मतलब इसके क्या है कि अपने जो आईलिड्स हैं उनको ये ओपन भी नहीं रख सकता, जैसे अभी हमने इसके वीकनेस के भी सिम्टम देखे थे, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर पर्सन अपनी आंखें ओपन नहीं कर पा रहा है तो। नाउ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन फ्रीक्वेंट रहती है, बार बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती रहती है, साथ साथ में इनफैक्चुअल डिज़ायर। स्टूल पासिस बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि देखो इसमें क्या रहता है कि ऐसा मरीज़ आपके पास आया है जिसको बार बार कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत लगी रहती है, वो स्टूल पास करने जाता तो है पर उसको स्टूल पास नहीं होता, ठीक है, यानी डिज़ायर तो है बट इनफैक्चुअल है, यानी कुछ उसको स्टूल पास नहीं हो पाता है। स्टूल पास बेटर व्हेन पर्सन स्टैंडिंग, पर जब पर्सन खड़ा होता है तब उसको स्टूल पास बेटर हो पाता है। सो ये कीनोट सिम्टम है कि स्टूल पास बेटर व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग। इम्पेडेड बाय हेमरॉइड्स, तो पर्सन को क्या रहता है, हेमरॉइड्स रहते हैं,
टफ एंड शाइनिंग लाइक अ ग्रीस। तो इसके हेमरॉइड्स का करेक्टर क्या होता है? हेमरॉइड्स टफ रहते हैं और शाइन करते हैं जैसे कि ग्रीस हो, ठीक है। तो हेमरॉइड्स आर टफ एंड शाइनिंग एज ग्रीस। तो ये इसका रेड लाइन सिम्टम हो गया। तो यहाँ हमें कॉन्स्टिपेशन में दो रेड लाइन सिम्टम मिले, एक तो स्टूल पासेस बेटर व्हेन स्टैंडिंग और दूसरा हेमरॉइड्स आर टफ एंड शाइनिंग लाइक ग्रीस इन चिल्ड्रन विद नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। तो यानी कि हमें हेमरॉइड्स, या देखो चिल्ड्रन में क्या रहती है, चिल्ड्रन में कॉन्स्टिपेशन रहती है और चिल्ड्रन में कॉन्स्टिपेशन रहती है विद नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, यानी कि रात में जिनको बच्चों को यूरिन आता है, ठीक है। तो रात में वो बच्चे यूरिन पास कर देते हैं, पेट गीला कर देते हैं। तो चिल्ड्रंस को कॉन्स्टिपेशन रहती है और साथ साथ में कंकोमिटेंट सिम्टम क्या हो गया, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। नाउ यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। यूरिनरी इन्वॉलेंट्री, यानी खुद ब खुद यूरिन पास हो जाता है जब पर्सन कफ कर रहा होता है, खांस रहा होता है, स्नीजिंग कर रहा होता है, ब्लोइंग द नोज, तब यूरिन इन्वॉलेंट्री पास हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंसेस टू अर्ली टू फीबल ओनली ड्यूरिंग द डे, सीजेज ऑन लाइंग डाउन, यानी कि मेंसेस बहुत ज़्यादा अर्ली आते हैं, बहुत कम टाइम के लिए और कम क्वांटिटी में आते हैं, केवल दिन के समय रहते हैं और लेटने से ही रुक जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। बाकी दवाइयों में ऐसा कम देखने को मिलता है ये वाला करेक्टर कि टू अर्ली टू फीबल है और ओनली ड्यूरिंग द डे आ रहे हैं और सीज ऑन लाइंग डाउन। कफ, रॉनेस एंड सोरनेस इन चेस्ट। कफ रहती है रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका इम्पॉर्टेंट है। रॉनेस रहती है, सोरनेस रहती है, चेस्ट में दर्द रहता है खांसते वक्त। इनेबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट, स्प्यूटा मस्ट बी सॉलोड, यानी कि जो बलगम है उसको ये बाहर नहीं निकाल सकता, डैट मस्ट बी सॉलोड। रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, तो ये पर्सन ठंडा पानी पीता है तो इसको कफ में आराम मिलता है। कि ये कितनी अजीब सी, कितनी पिक्यूलियर बात है कि पर्सन को खांसी में जनरली लोगों को गर्म पानी से आराम मिलता है, बट यहाँ पर ये पर्सन को ठंडा पानी पीने से खांसी में आराम मिल रहा है। सो कफ रिलीव बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। ऑन एक्सपिरेशन, तो सांस छोड़ता है पर्सन तो खांसी उठती है। विथ पेन इन हिप्स, और साथ साथ में हिप्स में पेन रहता है। रिमेनिंग आफ्टर पर्टुसिस, यानी किसी को वूपिंग कफ, पर्टुसिस क्या होता है, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ की शिकायत हुई उसके बाद भी अभी तक उसका खांसी बरकरार रह रहा है। विद एक्सपेक्टोरेशन चीफली एट नाइट, और जो बलगम वगैरह आता है वो किस वक्त आता है, वो रात के वक्त आता है। होर्सनेस विद रॉनेस, तो गले में खराश रहती है, विद दर्द रहता है। एफोनिया, बोलने में दिक्कत। एंड इंक्रीज इन द मॉर्निंग, तो इसकी जो दिक्कतें होती हैं वो सुबह के वक्त बढ़ जाती हैं। तो होर्सनेस, रॉनेस और एफोनिया की दिक्कत इसका दिन में इंक्रीज हो रहा है, सुबह के वक्त इंक्रीज हो रहा है। एक्सट्रीमिटीज़, चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, बच्चे बहुत धीमे धीमे चलना सीखते हैं, लेट चलना सीखते हैं, सेम कैलकेरिया फॉस में देखने को मिलता है। अनस्टेडी वॉकिंग एंड ईजी फॉलिंग ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चे सीधे चल नहीं पाते, ठीक है, जल्दी जल्दी गिरते रहते हैं। रियूमेटिक अफेक्शन रहते हैं विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स। तो इसको रियूमेटिक अफेक्शंस कैसे रखते हैं, जो हमारी फ्लेक्सर मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है हमें इसमें, और साथ साथ में जो इसके जॉइंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी स्टिफ देखने को मिलते हैं। जैसे कि पर्सन आके बोलेगा मेरे से ये जॉइंट मसल, ये जॉइंट ना मूव, मतलब ये जैसे एल्बो जॉइंट है वो एल्बो मूव नहीं करी जाती, ठीक है, फ्लैक्स करने में दिक्कत होती है, मूव नहीं करी जाती। या फिर टेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, तो क्या रहता है कि खिंचाव बहुत रहता है मसल्स में, तो पर्सन आके बोलेगा बहुत खिंचाव रहता है, तो टेंशन एंड शॉर्टनिंग रहती है मसल्स की। नर्वस सिस्टम, डिस्टर्ब्ड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो फंक्शनल एक्टिविटी रहती है वो डिस्टर्ब्ड रहती है। फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीज और मेंटल शॉक रिजल्टिंग इन पैरालिसिस। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर क्या रह रहा है,
सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब है। क्यों हुआ, कॉज क्या था, कोई भी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ यानी फीवर हो सकता है, ठीक है। फीवर के बाद इंसान जैसे डेंगू फीवर है, उसके बाद बहुत वीकनेस आ जाती है, तो ये एक एग्जॉस्टिंग डिजीज़ हुई। अगर पर्सन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आ रही है फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीज़ या फिर सीवियर मेंटल शॉक के बाद, कोई एकदम मेंटल शॉक लगा जिसके बाद पर्सन को पैरालिसिस हो गया। अगर आपको देखने को मिल रहा है पर्सन आया कि डॉक्टर साहब इनको पैरालिसिस हुआ, क्यों हुआ, मेंटल शॉक लगा, कोई ऐसी शॉकिंग खबर सुनने को मिल गई जिसके बाद पैरालिसिस हो गया, हम कॉस्टिकम देंगे। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स का पैरालिसिस रहता है, वोकल कॉर्ड्स का, टंग, आईलिड्स, फेस, एक्सट्रीमिटीज़, ब्लैडर, जनरली राइट साइड के ऑर्गन्स का। फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट, तो पैरालिसिस अगर कोल्ड विंड्स के एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, टाइफॉइड के बाद अगर पैरालिसिस है, या टाइफस या डिप्थीरिया के बाद अगर पैरालिसिस है, और ग्रेजुअली अपीयरिंग, जो इसका पैरालिसिस होता है एकदम नहीं अपीयर होता, धीरे 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 पर्सन को पता चला कि अरे ये तो पैरालिसिस है, मतलब एकदम नहीं आएगा, धीरे 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 उसका पैरालिसिस डेवलप हो जाएगा। सिकैट्रिक्स स्पेशली बर्न्स, स्कैल्स, फ्रेशन अप, बिकम सोर्स अगेन, तो इसमें हमें सिकैट्रिसिस देखने को मिलते हैं, बर्न्स रहते हैं, स्काल्स रहते हैं, फ्रेशन अप एंड बिकम, देखो इसके जो सिकैट्रिस होते हैं वो बर्निंग रहते हैं, उसके बाद वो झड़ते हैं, उसके बाद दोबारा से उसमें दर्द होने लगता है। ओल्ड इंजरीज रीओपन, अगर किसी की पुरानी इंजरीज हैं वो फिर से रीओपन हो गई हैं। पेशेंट कह रहा है मैं तब से ठीक नहीं हूँ, दे नेवर हैव बीन वेल सिंस दैट बर्न, मैं जब से ये मेरे को बर्न हुआ है तब से मैं यहाँ पर तब से मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। तब अगर पर्सन कह रहा है जब से ये मेरे बर्न हुआ है तब से मैं ठीक नहीं हूँ, तब हम कॉस्टिकम देंगे। वार्ड्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, जैक्ड होते हैं, पेडनकुलेटेड होते हैं, और लार्ज और जैक्ड का मतलब कि बहुत मतलब अच्छे नहीं दिखेंगे बहुत, ठीक है, जैसे फटे कटे से होते हैं वैसे से दिखेंगे। पेडनकुलेटेड लटके हुए होते हैं, ईजिली ब्लीड करते हैं, और उनमें से क्या निकल रहा होता है, मॉइस्चर निकल रहा होता है। स्मॉल ओ, या फिर दूसरा हो सकता है कि छोटे छोटे वार्ड्स पूरी बॉडी पे हो गए हों, या फिर वार्ड्स हमें आईलिड्स, फेस या नोज पे देखने को मिल रहे हैं, तब हम सोचते हैं। मोडालिटीज़, एग्रावेशन होती है क्लियर फाइन वेदर में, कमिंग फ्रॉम एयर इनटू वार्म रूम, जब भी पर्सन एयर से वार्म रूम में आ रहा है तो एग्रावेशन है, कोल्ड एयर से एग्रावेशन है, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर से एग्रावेशन है, और ठंड लग जाने पर, कोल्ड हो जाने पर एग्रावेशन है। फ्रॉम गेटिंग वेट और बाथिंग, अगर पर्सन बारिश में भीग जाए या नहा ले उसके बाद एग्रावेशन है। आराम मिल रहा है डैम्प वेदर में, वेट वेदर में, और वार्म एयर में। I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.